हमें बेईमानी है बेटा, हम बेईमानी से आगे आए हैं, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश भर में आधुनिक एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मोदी सरकार की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर क्यों ना करें? देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें। वो कैसे उनके रिजर्व्स कैसे बेहतर हुए? उनका तसलसल है ना जी, वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। 15 एयरपोर्ट एक साथ इनॉग्रेट करना, सर ये कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया कर सकता है, व्हाई नॉट पाकिस्तान? तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। हम गुज़िश्ता 20 सालों में डिक्लाइन तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो बुलंदियों को छू रहे हैं। इसकी वजह सियासी अशराफिया के ऑब्वियसली ज़ाती मफादात, ताकतवर हलकों के अपने अपने खेल सभी शामिल हैं। तफसील में जाऊंगी तो फिर बड़ी ज़्यादा शिकायत होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचने की तौफीक दे। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इन हवाई अड्डों से प्रति वर्ष 95 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन परियोजनाओं से हवाई संपर्कता बेहतर होगी, पर्यटकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र के उद्योग एवं अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों? PIA की आप बात करें तो हमने देखा है कि PIA में आम पाकिस्तानी सफर नहीं करता। अगर सफर करते हैं तो सारे सफर में दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह खैरियत से बस पहुंच जाएं। बेड़ा गर्क ही हो चुका है, मतलब उधर उस फ्रंट पे तो हम, लेकिन डॉक्टर साहब ऑलमोस्ट रोज इंसिस्ट करते हैं दैट वी विल नॉट डिफॉल्ट। मतलब वो ऑलमोस्ट उनका लगता है कि उन्होंने गिना हुआ है कि मैंने दिन में कितनी बार इस बात को दोहराना है। लोन पे लोन, लोन पे लोन, वो कहते थे ना एक वो क्या, तारीख पे तारीख तो ये लोन पे लोन, लोन पे लोन, पता नहीं ये सिलसिला कब तक रहेगा। जैसे आपके यहाँ तो यूट्यूब भी है और कई माइक्रोसॉफ्ट, कई दूसरी कंपनीज हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो आपके ख्याल से हम कहाँ पर इस चीज में वीक पड़ रहे हैं? हमारे पास कोई आने को तैयार नहीं है, और आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम सीखने के लिए कह रहे हैं कि हम भी सीख सके? यार हमारे यहाँ भी कोई आए, कोई आता ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? कंट्री है और अपने पाकिस्तानी तो अब मुझे लगता है इतने मजबूर हो गए कि साइकिलें चलाने लगे। मैं आपको दुनिया इस वक्त हमें हकारत की नजर से देख रही है, और उसी की अगर हम दूसरी साइड पर देखें, भारत जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर पीएम मोदी 16 एयरपोर्ट्स की बुनियाद रखने वाले हैं, उनका इफ्तिताह करने वाले हैं। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो भारत में पाया तक मील तक पहुँचने वाला है। एक वो मुल्क है जहाँ बिल गेट्स एज अ गेस्ट आता है, और एक वो मुल्क है जो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन से अब लोन की अपील करे। क्या लेकिन आज हम एयरपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं ना, कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो एक साथ 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया। कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए, 12 टर्मिनल बना दिए, सिटी टू सिटी इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट्स को कवर करें ताकि जो हमारे लोगों का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो। आपने इंडिया से कंपैरिजन किया। इंडिया के अंदर इस वक्त 3 लग्जरी गाड़ियां बनाने की कंपनियां जो अपनी जाती हैं, और मुकेश अंबानी की वो कंपनी जो है वो आपके पाकिस्तान के बजट से ऊपर है, जो उनकी GDP ग्रोथ है। वो टाटा की थी, अभी टाटा शायद, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनसे मुकाबला कर रहे हैं, आप लेकिन हम मुकाबला नहीं करें, हम अवेयरनेस करते हैं कि यार वो हर फील्ड के अंदर ना अपने मुल्क को ऊपर उठा रहे हैं, हमारी एक फील्ड भी नहीं है। भाई वो मांगते हैं किसी से जाके, पहली तो बात यहीं पे बात खत्म हो गई। ये पाकिस्तान ने आज तक अपना कमाया किस दिन है? तनख्वाहें सारी आपने IMF से लेके पूरी की हैं 75 सालों में। और दूसरी तरफ भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं,
और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वजीर आजम को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन। 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को। 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख। 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को, देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों, बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है। और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज़ खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं? ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज़ एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। अगर इंडिया को न्यू इंडिया बनाना है, अब आप सोचिए कि टाटा ने अभी कुछ दिन पहले 120 बोइंग्स के जो एयरक्राफ्ट थे उनका ऑर्डर दिया था। उसके पहले और भी एयर इंडिया, मतलब और भी कंपनीज ने जो एयरक्राफ्ट हैं उनका जो जिसको कह लीजिए ऑर्डर एयरबस और बोइंग दोनों को ही दिया था। सो इंडिया का जो ये फ्लाइंग जो एक मार्केट है, या जो आप समझ लीजिए जो एयर ट्रैफिक है, वो बहुत जल्दी से और रैपिडली वो ग्रो कर रहा है। बहुत सारा डिमांड आ रही है, और उस डिमांड को कैटर करने के लिए कनेक्टिविटी इंडिया में जगह जगह होनी चाहिए। अब जैसे जान लीजिए, मुझे गोवा से अगर बनारस जाना होता है आरजू जी, तो इतना कॉस्टली पड़ता है और 15-15 घंटे लग जाते हैं कई बार तो, क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी, फिर वहां पे 5 घंटे का हॉप ओवर, फिर उसके बाद आप दूसरे सिटी में जाते हैं। सो कनेक्टिविटी ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा फ्रिक्वेंसी की फ्लाइट्स होंगी, तो आपका जो ये वेटिंग पीरियड है वो काफी कम हो जाता है, और डायरेक्ट फ्लाइट हो जाती है तो और भी आराम हो जाता है। तो यही है, मतलब मोदी जी का जो ये प्लान है कि इकोनॉमिक टर्न अराउंड करना है इंडिया का, उसी के अंतर्गत में ये आप देख रही है कि 15 जो एयर टर्मिनल्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं उनका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है। सो इट्स अ वेलकमिंग जेस्चर, इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें आपको लग रहा है कि जाहिर है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी, और भारत में और जगह भी हम सुन रहे हैं कि चाहे वो कश्मीर हो या बाकी जगहें हो, वहाँ पर भी जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज भी आ रही हैं। तो आपके ख्याल से जो कंपनीज को क्या तरीका होता है कि आप अट्रैक्ट करें कि भाई हमारी कंट्री में आके वो अपने ऑफिसेस खोलें? जैसे आपके यहाँ तो यूट्यूब भी है और कई माइक्रोसॉफ्ट, कई दूसरी कंपनीज हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो आपके ख्याल से हम कहाँ पर इस चीज में वीक पड़ रहे हैं? हमारे पास कोई आने को तैयार नहीं, और आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम सीखने के लिए कह रहे हैं कि हम भी सीख सके? यार हमारे यहाँ भी कोई आए, कोई आता ही नहीं है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, जो इसके 3 आंसर हैं, एक है लीगल, पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिकल। तीन जगह से आपको देखना पड़ेगा। लीगल, जब आपकी जो कंपनीज होती हैं उनको 3 चीजें चाहिए होता है कि जो लीगल एटमॉस्फेयर है वो उसे समझती हो, वहाँ के लॉज को जानती हो, वहाँ के लॉज से फैमिलियर हो, ताकि कल को उनको कोई अगर लीगल अड़चन होती है तो उनको पता हो कि पॉसिबल आउटकम क्या होगा। सो लीगल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी कंट्री का, आपकी देश का, अब बीइंग की एक कॉलोनियल हेरिटेज है हमारी जो कॉमन लॉ की, वो तो खैर आपके यहाँ भी होनी चाहिए। तो उसमें जो हमारे लॉज हैं आज के डेट में वो अमेरिकन, ब्रिटिश या जो इस तरीके की कंट्रीज हैं, कॉमन लॉ कंट्रीज, उनके लॉज के साथ काफी सिमिलर रहते हैं। तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन लॉज की समझ होती है कि भाई ऐसा है, हम ऐसा करेंगे तो एक प्रेडिक्टेबल आउटकम ये होता है, एक सर्टेनिटी रहती है। देयर इज नथिंग अनप्रेडिक्टेबल अबाउट लॉ। सो फर्स्ट थिंग है कि आपका लीगल सर्टेनिटी होना चाहिए, लॉज इजी होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स है वो होने चाहिए, ताकि जिसको आप कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हो गए। अब मान लीजिए कोई आपके यहाँ बिजनेस करना चाहता है, उसको इसके यहाँ से परमिशन दो, फिर उसका परमिशन लो, फिर उसका परमिशन लो। अगर वो 4 साल तक सिर्फ परमिशन ही ले रहा है तो बिजनेस का घंटा करेगा वो, आई मीन सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बिजनेस का वो कर पाएगा। सो उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है, वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ये होता है कि अगर आपकी कंट्री में मान लीजिए एक गवर्नमेंट कहती है कि सीपेक एकदम रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है और इसके आने के बाद पाकिस्तान में रिचेज आएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा, अचानक से दूसरी गवर्नमेंट आगे कहती है कि वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सीपेक, ये तो सस्पिशियस प्रोजेक्ट है, इसके सारे प्रोजेक्ट को बंद कर दो। सो ये जो अनसर्टेनिटी होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, वो बड़ा एक फैक्टर प्ले करती है। दूसरा है सिक्योरिटी। कोई भी आदमी आता है, सिक्योरिटी से पहले मैं तीसरा डालूंगा आपको लीगल जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि जुडिशरी का क्या स्टेक है आपके यहाँ पे, क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, या जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो एग्जीक्यूटिव से प्रभावित नहीं होती। कल को मान लीजिए कोई कंपनी आती है और वो आपके किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के साथ, संस्था के साथ, इदारे के साथ उसका कोई टकराहट हो जाता है और वो मैटर कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट ऐसा तो नहीं कि वो एकदम हाइपर नेशनलिस्ट होकर के वो अपनी कंट्री के ही फेवर में डिसीजन दे। तो एक जुडिशियल इमेज जो है आपकी कंट्री की, यदि आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजती है इन्वेस्टर को कि अगर कल को डिस्प्यूट होगा तो दे कैन हैव फेयरली फ्री एंड अनबायस लीगल आउटकम। आर्बिट्रेशन की भी बात रहती है कि कितना आपका रिकॉर्ड अच्छा है जुडिशियल आर्बिट्रल डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का। जो फोर्थ एंड लास्ट जो मैं कहूँगा सिक्योरिटी। अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, अभी आप देखिए वो क्या किया था, वो जो मैसेज गया होगा श्रीलंकन जो आपके यहाँ थे उनके साथ जो मैसेज आपने कन्वे किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो उस आधार में तो कौन आएगा, सब कोई डरा हुआ ही रहेगा कि भाई हम वहां जाएं और कल को कोई भी इस तरीके के एक्टिविटीज में, ब्लास्फेमी में हमको फंसा दे तो हम क्या करेंगे। तो पीपल आर स्केयर्ड।